चलो जी, करते हैं स्टार्ट। पहले आपको लास्ट वाली क्लास का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने करा था, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है? आओ जी। सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि टैक्स क्या है आपका, एक कंपलसरी पेमेंट है जो चार्ज कर रहा है बाय गवर्नमेंट अंडर एनी एक्ट या रूल। और इसके अंदर इसको पावर कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल कौन सा आपका? 246। उसके अंदर 7 शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, स्टेट 46 और कॉन्करेंट इसकी कोई एंट्री नंबर है ही नहीं, है ना। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961, एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड जो है उसकी सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आप अपने पीएसयूज वगैरह की तरफ जाते हो, फिर उसके बाद टैक्सेस की तरफ, और लास्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक। ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज टैक्स। और एप्लीकेबल किस पे होगा? और सर्विस और बोथ पे। ठीक है। टीटी और आईटीटी, सबसे पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक फाइनेंशियल बर्डन और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सेम पर्सन पे है तो डायरेक्ट टैक्स, और डिफरेंट पर्सन पर है तो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, बर्डन शिफ्ट किस में होगा? इनडायरेक्ट में। टैक्स इवेजन ज्यादा कहां पे होगा? डायरेक्ट में। और टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट में ज्यादा होगा। एडमिन कॉस्ट हायर होगी डायरेक्ट कॉस्ट में। इम्पोज्ड असेसी पे कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा वाला सप्लायर पे। नेचर प्रोग्रेसिव इन नेचर कौन सा? डायरेक्ट। और रिग्रेसिव इनडायरेक्ट। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? सेम रेट ऑफ टैक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम नहीं देखोगे। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में से कौन सा ऐसा है जो गुड्स और सर्विस दोनों पे आएगा? जीएसटी। कस्टम सिर्फ गुड्स पे। ठीक है। आगे फिर उसके बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे जीएसटी, है ना। और बाकी आपका कस्टम किस पे आएगा? ओनली इंटरनेशनल पे। ठीक है। 5 हेड ऑफ इनकम भी हमने कर ली थी शायद, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। ठीक है। और टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। अब ये टैक्स की जो कैलकुलेशन मैंने आपको रेट्स लिखवाए थे ना, सबसे पहले इन रेट्स को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है। इन रेट्स में और भी कुछ चीजें हैं, पहले उनको कर लेते हैं। आओ। ठीक है। आओ जी, देखते हैं क्या करना है अपने को इसमें। सबसे पहली बात, सबसे पहले आप यहाँ पे डालो टैक्स रेट। और ये टैक्स रेट किसके हैं? फॉर इंडिविजुअल। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। फॉर इंडिविजुअल। और वो जो आपका इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। चलो मैं आपको दोनों लिखवा दूंगा, इंडिविजुअल लिखना, खाली इंडिविजुअल लिख लिया। इंडिविजुअल के बाद इसके दो पार्ट्स बनाना। अगर वो रेसिडेंट होगा इंडिया का तब क्या होगा? रेसिडेंट। और दूसरा केस, अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तब क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। और रेसिडेंट के बाद हमारे रेसिडेंट में टोटल मिला करके 3 केस है। ठीक है। 3 केस क्या है? 3 केस समझना। नॉन रेसिडेंट में हमारा एक ही केस है, तो आप उस हिसाब से चार्ट बनाना। नॉन रेसिडेंट में एक ही केस आएगा, है ना। और रेसिडेंट में हमारे 3 आएंगे। ठीक है। सबसे पहले रेसिडेंट में देखना, सबसे पहला आएगा जिस बंदे की एज जो है वो 60 ईयर्स से कम है। जिसकी एज 60 ईयर से कम है। दूसरा, जिसकी एज या तो 60 है या 60 से ज्यादा है, और कहां तक जा रही है? लेस देन 80 ईयर्स, 80 से कम साल का है, तो इसको आप बोलोगे ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा। और ऐसे लोग जिनकी एज या तो 80 या उससे भी ज्यादा है, इनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। जो बस जाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब समझना, इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका हो गया, ये आपका नॉर्मल सिटीजन है। कभी भी हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या मानेंगे? बंदा क्या है? नॉर्मल सिटीजन। ठीक है। एक इस वाले केस में आप क्या बोलोगे? ये कौन हो गए? सीनियर सिटीजन। और उसके बाद इनको, ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने आप से बता रहा हूँ ऐसी खाली, सुपर सीनियर सिटीजन। ये एक्ट में नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है। ये हो गया तीनों। अब इन तीनों में टैक्स रेट थोड़े अलग अलग है। सबसे पहले वाले जो जिनकी एज 2.5 से कम है, इनके वाले टैक्स रेट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बताओ, सबसे पहले फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या होता था? पहले 2.5 लाख पे था हमारा 0%। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%। ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे है 5%। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे कितना? 20%, है ना। और उसके बाद बैलेंस, जितनी मेरी बैलेंस इनकम बच गई, क्योंकि 10 लाख हो चुकी है, तो इस पे कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो पता है अपने को। अब इसके बाद आगे का केस देखना, आगे क्या होगा। जब आप 60 तक के हो तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब पहले 3 लाख पे 0%। पहले 3 लाख पे 0%। अगले 2 लाख पर, नेक्स्ट 2 लाख पर आपका है 5%। फिर उसके बाद सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना?
नेक्स्ट 5 लाख पे लगेगा आपका 20, और आगे जो भी मेरी बैलेंस इनकम होगी उस पर कितना आएगा 30%। ठीक है, हाँ, ये सीनियर सिटीजन। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन में हो तो पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इनको थोड़ा सा ज्यादा और फायदा दिया गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे कितना आ जाएगा आपका, नेक्स्ट 5 लाख पे आ जाएगा 20%, और उसके बाद जो बैलेंस इनकम बच गई सीधा उस पर कितना आ जाएगा 30%। ठीक है। अच्छा सर, अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है तो पहले ये लिख लेना, फिर आपको आराम से समझाऊंगा। और नॉन रेसिडेंट के साथ एक चीज लिखना, एज मैटर ही नहीं करती, एज मैटर नहीं करती मेरे लिए नॉन रेसिडेंट के लिए, उसकी कोई भी एज हो। नॉर्मल केस है आपका, पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख 0%, जो आपने नॉर्मल में पढ़ा था सेम वही। अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख में आपका आएगा 5%। उसके बाद अगले 5 लाख, अगले 5 लाख में आएगा आपका 20%, और लास्ट बैलेंस जो भी बच गया उसमें कितना आएगा 30%। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब अगर आप एक बात देखो, अगर आप तीनों केस रेसिडेंट वाले देखो, तो मैं आपको ये बोलूं कि रेसिडेंट के तीनों केसेस में सिर्फ जो कलेश है वो स्टार्टिंग के 5 लाख पे ही तो कलेश है, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो हर जगह सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो बस है क्या, अगर बंदा 60 तक का है तो पहले 2.5 लाख कुछ नहीं, और अगले 2.5 लाख पे 5%। ठीक है, आप 5 लाख की फिगर याद रखना, अगर 60 से ऊपर है तो 3 लाख पे कुछ नहीं, अगले 2 लाख पे 5, यहाँ 5 लाख पूरा ही कट गया तो अगला रेट आया ही नहीं हमारा, 5% वाला रेट आया नहीं। 10% जैसा कोई रेट हमारा होता ही नहीं, 5 के बाद सीधा 20 जाता है, फिर 30 जाता है। यहाँ तक की बात तो ठीक है। इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, ये लिख लिया। इसके साथ हमने एक चीज खाली और पढ़ी थी, जब आप लास्ट में टैक्स निकाल लेते हो तो आप एचईसी और जोड़ते हो, वो कितना होता है 4% का, और ये किस पे निकलता है, कौन से अमाउंट पे, ऑन टैक्स अमाउंट, टैक्स के अमाउंट पे निकलेगा। और जब एचईसी निकल जाएगा उसके बाद हम राउंड ऑफ वगैरह करते हैं, है ना। हाँ, ये चारों के लिए, ये आपका चारों केसेस में लगेगा एचईसी, एचईसी हमारा चारों के केसेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, अब आपको एज भी दूंगा साथ में और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट भी बताऊंगा, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ रह गया या हो गया नोट, हो गया। आओ जी, अब क्वेश्चन लिखते हैं अपना, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हम करना क्या है आपको, कैलकुलेट, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस है हमारे, और इस केसेस में आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। सबसे पहला केस उठाते हैं, सबसे पहला केस है मिस्टर ए। मिस्टर ए, जिस बंदे की एज आपको दे रखी है 71 ईयर्स, 71 ईयर का है, और ये बंदा रेसिडेंट है, ये भी मैंने आपको बताया रेसिडेंट है, और उसकी आपको इनकम दे रखी है, टोटल इनकम, टोटल इनकम बता रखी है। अच्छा, टोटल इनकम भी राउंड ऑफ होती है, वो तो पता ही है आपको, है ना। तो टोटल इनकम है 30,12,400 रुपये, ये पहला केस। दूसरा केस, मिस्टर बी है आपका, जिसकी एज है 91 ईयर्स, ये बंदा 91 ईयर का है, क्या रेसिडेंट है, हाँ जी ये भी रेसिडेंट है, और इस केस में आपको टोटल इनकम दे रखी है 16,70,300, ये दूसरा केस। तीसरा केस, मिस्टर सी, जिसकी एज है 95 ईयर्स, और ये बंदा नॉन रेसिडेंट है, अब की बार नॉन रेसिडेंट है, और इस केस में आपको टोटल इनकम दे रखी है 12,14,733 रुपये, 733। ठीक है ना, ये हो गया। एक केस और डालता हूँ, मिस्टर ई, नहीं मिस्टर डी, जिसकी एज है आपकी 30 ईयर्स, 30 ईयर का बंदा है, रेसिडेंट है, और इस केस में टोटल इनकम आपको दे रखी है 17,08,470 रुपये। ठीक है, ये चार केस है। लो जी, आपको करने हैं, एक बार करो फिर अपन निकालते हैं। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन में ट्राई करना, जैसे हमने केसेस वाइज लिखा था ना, इसी में आप पूरा लिख रहे हो, पहले 2.5 लाख में कितना, नेक्स्ट 2.5 लाख में कितना, ताकि आपकी आदत बन जाएगी। लो जी, करके देखो।
हाँ राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर। प्लस प्लस एच भी प्लस होगा 4%, टैक्स के अमाउंट में प्लस 4%। निकाल के देख, बस भी है नहीं। हाँ आप निकालो फिर हम भी निकाल, मैं भी निकाल लेता हूँ जब तक आप लोग कर रहे हो ना, एक आइडिया लग जाएगा। मैं भी अपना आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी करो। पहले वाले का आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, हाँ पहले पहले ये आएगा आपका, और फिर राउंड ऑफ करके 7,42,000। हाँ जी, नहीं नहीं सबसे लास्ट में एच अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपको पॉइंट में ही दिखाना है, फिर टोटल भी पहले पॉइंट में दिखाना है, फिर लिखोगे लास्ट में राउंडेड ऑफ, और राउंडेड ऑफ का सेक्शन 288 बी। ठीक है, ये आपका पहला आ रहा है, क्या करते हैं। नहीं आ रहा तो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है आप अगला ट्राई करना। अगला आ रहा है आपका 3,13,133.6। तो फिर इसके बाद आ जाएगा 3,13,13,130, है ना। ये अगला है आपका। सी पार्ट करते हैं उसके बाद, सी पार्ट में 12,14,733 है। तो पहले इनकम को राउंड ऑफ करोगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे, है ना। पहले इनकम राउंड ऑफ होगी फिर करेंगे क्वेश्चन। हाँ 730 हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चन होगा आपका। चेक करना आप कर लो, और मैं भी
हाँ, अब मैं अभी पूरा बता दूंगा प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है। हाँ, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर प्रेजेंटेशन मैं बता दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हो चलो। हमेशा हम रेसिडेंट मानेंगे और अगर एज पे कभी भी साइलेंट है तो हम मानेंगे कि 60 से कम का है। तो मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपका यही वाला केस लगेगा जो सबसे पहला केस है। यहाँ लिख लेना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा आपको यही लगाना है। आंसर दिखाओ। क्या वो गलत आ रहा है? लास्ट वाला? तीसरे वाले में नॉन रेसिडेंट है तो वही लगेगा नॉर्मल वाला। पहले 2.5 लाख, 12,14,730 रुपये। अब इसमें पहले 2.5 लाख, अब आ रहा सही? आ गया लास्ट वाला? अभी तक तो चलेगा देखो, क्योंकि अभी इन्होंने क्या कर रखा है, जो न्यू स्लैब है ना उसको बोला हुआ है कि डिफॉल्ट ही है, लेकिन अगर तुम्हारे को ये लगाना है तो तुम ये लगा सकते हो। तो चॉइस दे, हाँ तो चॉइस दी गई है कि अभी जिसमें डालना तुम। आने वाले 1-2 साल के बाद ये भी हट जाएगा, फिर वही आ जाएगा खाली 3 लाख वाला, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख वाला। ये नहीं पढ़ना है भाई, पेपर में आएगा। तो है ही, हो रही है, पूरी हो रही है भाई। वो तो ये स्लैब कोई भी ले आए, पूरी नहीं होने वाली, जो भी पूरी होती है। जो हमारे को एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ना है वो दूसरा वाला ही ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कुछ लिखा ही नहीं है तो आप तो डिफॉल्ट वाला लगाओगे ना, और डिफॉल्ट वाला नए वाला है। जहाँ पे क्वेश्चन में लिख देगा कि ये लगाना है तो मेरे को ये लगाना पड़ेगा। अब वो चेंज हो गई है चीज़। नहीं, स्लैब का कोई सेक्शन नहीं। चार्जिंग सेक्शन होता है इसका, चार्जिंग सेक्शन 4 है उसमें है। तो इनकम टैक्स में पूरे में जितने भी सेक्शंस है ना, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं आपको बताऊंगा, बस उतने ही सेक्शन याद रखने हैं आपको, सारे सेक्शन याद नहीं रखने। ठीक है, अभी जैसे आगे स्पेशल इनकम आएगी उसके 4 सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने पड़ेंगे, और वो आपको बार बार रिपीट करते करते अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे। आओ जी, यहाँ तक की बातें हुई। अब देखना, अब इसके बाद जरा एक बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी टोटल 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। कौन कौन सी इनकम है? आप बोलोगे सर आपने पहले 5 हेड बताए थे, उन्हीं 5 हेड में 2 टाइप्स ऑफ इनकम है, कौन कौन सी है? ठीक है, अभी नोट मत करना, आप पहले खाली समझना। देखो क्या क्या इनकम है। एक होती है आपकी नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे तो हमेशा हमारा जो लगेगा ना, वो क्या लगता है, स्लैब रेट लगता है। नॉर्मल इनकम पे तो स्लैब रेट जो अभी तक आपने पढ़ा,
ठीक है। और ये स्लैब रेट हमारे को कहाँ दे रखे होते हैं, ये स्लैब रेट हमारे को फाइनेंस एक्ट में दे रखे होते हैं। हर साल का फाइनेंस एक्ट आता है, जैसे 2024 का अभी आएगा जब बजट आएगा, तो अभी हमारे पास फाइनेंस एक्ट है 2023 का, ठीक है। 1 फरवरी को जनरली निकाला जाता है, इलेक्शन ईयर में 2 बार आ जाता है, बस ये दिक्कत होती है, ठीक है। ये फाइनेंस एक्ट है। अब आगे समझना, और एक बात बताओ, जैसे फाइनेंस एक्ट हर साल में चेंज होता है, तो हर साल में स्लैब रेट चेंज हो सकते हैं, जनरली होते ही है ना। तो नॉर्मल इनकम जो भी होगी, इस पे टैक्स का रेट हर साल चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक होती है आपकी स्पेशल इनकम, एक होती है आपकी स्पेशल इनकम, जो टोटल 4 प्रकार की इनकम है, अभी हम पढ़ेंगे। इस पे जो रेट है ना, इस पे आपका लगेगा स्पेशल रेट। और ये स्पेशल रेट आपको कहाँ दे रखा होता है, ये स्पेशल रेट आपको दिया हुआ होता है इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और एक्ट में जो चीज होती है वो इतना ऐसा नहीं होता कि हर साल चेंज हो, बहुत कभी कोई मेजर अमेंडमेंट होगी तो चेंज होगी, अदरवाइज चीजें इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। तो सर क्या इसका रेट हमेशा फिक्स रहता है, जनरली फिक्स रहता है, 3-4 साल तक, 5 साल तक आप देखोगे इनका रेट फिक्स रहेगा। लेकिन नॉर्मल इनकम स्लैब रेट के हिसाब से है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब आपने मेरे साथ ये चीजें पढ़ ली है, लेकिन आपको स्पेशल इनकम पढ़नी है। स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम है जरा वो समझते हैं पहले। तो स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी, ठीक है। अभी नोट मत करना, मैं आराम से आपको टाइम दूंगा, पहले समझो। तो देखो जी, टोटल में कुल मिलाकर के 4 इनकम है, जिसमें सबसे पहली इनकम है, जैसे आपने सुना होगा, अगर आपने केबीसी से कुछ जीता तो हमारे पास पूरा नहीं आता, तो उस पर टीडीएस कट जाता है, 30% का टैक्स कट जाता है, तो उसको बोला जाता है कैजुअल इनकम। तो पहली इनकम का नाम है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में खाली केबीसी नहीं आएगा, चाहे आपने किसी भी रियलिटी शो से कुछ जीता, चाहे कोई लॉटरी खेली, कोई जुआ खेला, बैटिंग, गैम्बलिंग, सब चीजें इसमें आएगी, चाहे आपने किसी रेस पे सट्टा लगाया, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी आएंगी। तो इसका सबसे पहले मैं रेट बताता हूँ, इसका रेट आपको क्या दे रखा है। इसका रेट है आपका 30% का, सीधा फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन है आपका 115 BB, ये इसका सेक्शन है कैजुअल इनकम का। टैक्स कितना कटेगा, 30%, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो अगर कोई बंदा केबीसी से 10 लाख रुपए जीत के आया, तो उसके हाथ में जो आ रहे हैं बस वो 7 लाख आ रहे हैं, ठीक है। और कायदे से देखा जाए तो 7 भी पूरे नहीं आते, क्योंकि ये तो 30% है, इसके ऊपर 4% HEC भी तो लगेगा ना, 4% तो हर केस में लगाना है, वो तो छोड़ना ही नहीं, वो तो हर केस में लगाना है, ठीक है ना। तो ये 30%। अच्छा, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला आपका डाला गया कैपिटल गेन के अंदर 2 इनकम। कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट है, फिक्स एसेट है, मान लो कोई ज्वेलरी है, मैंने आज खरीद के रख ली, मैंने 10 साल बाद बेच दी, जैसे वो बढ़ गई, तो कैपिटल गेन में भी 2 इनकम है। कौन कौन सी, पहली इनकम है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म की, और एक है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये कौन से गेन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपको जनरली शेयर या डिवेंचर पे होते हैं, जो सिक्योरिटीज पे होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए पता है क्या रेट दे रखा है आपको, इनके लिए रेट दे रखा है, एक रेट है आपके पास 10% का, लॉन्ग टर्म के लिए रेट है 10%, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रेट है 15% का, ठीक है। और इनके सेक्शन क्या है, LTCG का सेक्शन है आपका सेक्शन 112A, और यहाँ पर है आपका सेक्शन 111A, ये 2 सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 10% है ना, यहाँ 10% के साथ एक बात और लिखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो 10% आपका लगेगा, स्टार डाल के यहाँ लिख देता हूँ, ये लगेगा एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर आपका 1 लाख तक कोई भी इनकम हुई, उस पर कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर कोई इनकम होगी तो टैक्स आएगा। जैसे आपने टोटल 3 लाख रुपए कमाए, तो पहले 1 लाख हटा दो, सिर्फ 2 लाख पे 10% आपका टैक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन में LTCG STCG लिखे हैं, ये दोनों LTCG STCG किस चीज से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट आपका LTCG के साथ रिलेटेड था, और ये जो दोनों पॉइंट है ये है हमारे जनरली शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी भी सिक्योरिटी का, अगर हमारे को लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, बस वो, ठीक है। मतलब बेसिकली बताऊं तो स्टॉक एक्सचेंज से अगर आपको कोई गेन हो रहा है, जैसे मैंने आज टाटा कंपनी के शेयर खरीद के रख लिए और मैंने 5-6 साल बाद बेचे, लॉन्ग टर्म हो गया, मेरे को टोटल गेन हुआ मान लो 4 लाख का, 1 लाख हटा दो, बाकी 3 लाख पे लगेगा 10%। दूसरा कैसे ऐसा हो सकता है, सर मैंने आज ही शेयर खरीदे, 2 दिन बाद अच्छे खासे प्राइस बढ़ गए, मैंने बेच दिए, तो किस में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, और शॉर्ट टर्म में पूरे पे 15% लगेगा, वहां 1 लाख वाली बात ही नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ लॉन्ग टर्म में बात है हमारी, ठीक है। और ये एग्जामिनर का ना सबसे फेवरेट सेक्शन है, वो हमेशा इस पर सवाल बनाता है, 112 पे सबसे फेवरेट। हाँ हाँ, ठीक है, जो है ना लॉन्ग टर्म में 1 साल है, कुछ एसेट में 2 साल है, कई कई जगह 3 साल भी है, ये हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वहां लिखा होगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो मुझे अभी नहीं पहचानना, ठीक है। और इसके अलावा बस एक रेट इन्होंने और दिया, क्योंकि देखो ये जो आपने कैपिटल गेन पढ़ा, इस कैपिटल गेन में तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सिर्फ आपने शेयर डिवेंचर वाले पढ़े, तो इसके साथ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डाला।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बच गया बाकी चीजों का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर्स का, जैसे मैंने कोई घर आज खरीदा और बाद में बेच दिया, वो चीज है। आपने कोई ज्वेलरी आज खरीदी बाद में बेच दी, इस पे रेट कितना है, इस पे रेट है 20% और इसका आपको सेक्शन दे रखा है सेक्शन 112, ये नहीं है सिर्फ 112। फिर आपके दिमाग में एक चीज और रहेगी, सर जब लॉन्ग टर्म अदर्स वाले भी आप ले रहे हो तो हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर्स वाले ये भी हों, है ना, जैसे ऊपर शेयर वाले आए अदर्स भी हो सकते हैं, जैसे ज्वेलरी आज खरीदी 1 महीने में बेच दी। तो इसके लिए ना ये स्पेशल इनकम बोली ही नहीं गई, इसको क्या बोला गया, इसके ऊपर तो आपका नॉर्मल स्लैब रेट ही लगेगा, मतलब ये तो हमारी स्पेशल इनकम है ही नहीं, इस पर नॉर्मली हमारा क्या आएगा, स्पेशल इनकम नहीं है, स्लैब रेट लगेगा हमारा। तो टोटल मिला करके सिर्फ आपकी 4 इनकम ऐसी है जो आपकी स्पेशल इनकम है। 4 इनकम कौन कौन सी है, सबसे पहला कैजुअल इनकम, दूसरा अभी सेक्शन याद मत रखना, सेक्शन मैं याद करवा दूंगा, पहला कैजुअल इनकम है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर डिवेंचर वाला या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर्स वाला। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो इनके रेट वगैरह याद कैसे करोगे आप, क्योंकि इनके रेट आपको याद रखने पड़ेंगे और इनके रेट जनरली पेपर में दिए नहीं होते, तो हमारे को ये चीजें याद रखनी है। देखो टोटल मिला करके मेरे कितने रेट है, एक 10%, एक 15%, एक 20% और एक 30। सबसे पहले 30 की बात करो, अगर आप पापी इंसान हो तो 30% लगाओगे, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ऐसा कोई भी काम करो 30% लगाओगे। सेक्शन कौन सा, 115 डबल बी। याद कैसे करोगे, 115 आपको नॉर्मली याद रखना है क्योंकि 115 में ही वो डिफॉल्ट स्कीम है जो हम पढ़ने वाले हैं, 0 से 3 लाख 3 से 6 लाख, वो भी 115 में ही है, आगे का सेक्शन अलग है। तो हम याद कैसे रखेंगे, 115 तो आपको याद ही रहेगा, और घर में बीबी होती है जो बार बार बोलती है जाके जुआ खेल, तो बीबी से याद रखना 30%, ठीक है, जैसे मर्जी आपको याद रखना पड़े, सेक्शन ये याद रखना 115 बीबी, ठीक है। नहीं हमारे में कह रही है कि नहीं जाके खेल, ठीक है, या मना कर रही है, जैसे तुम्हें याद रखना हो, ठीक है, आगे समझना। इसके बाद सर देखो 10%, 15, 20, जो सबसे कम रेट है वो किस पे लगेगा, जिसमें सरकार ने फायदा दिया। फायदा क्या दिया, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख से ऊपर वाला, और ये कौन सा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन कौन सा, 112। ऐसे ध्यान रखना ये 112 ए है, तो नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 112, ठीक है। तो नॉर्मल वाले का 112, शेयर डिवेंचर वाले का 112 ए, सही है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है 1 लाख, यहाँ तो सीधा कितना आ जाएगा 20%। और सर अगर ये लॉन्ग टर्म 112 ए है तो शॉर्ट टर्म का क्या हो जाएगा 111 ए, यहाँ तक की बात ठीक है। कितना रेट आ जाएगा 15%। बस अब एक बात और यहाँ पर करके ना बच्चे एक बात और कहते हैं कि सर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 111 भी कोई सेक्शन है, पूरे टैक्स लॉ में इसका कोई सेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, उसको माना ही गया है कि अदर ही है। जैसे लॉन्ग टर्म का अलग से सेक्शन है ना 112, 111 नाम का कोई सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन है 111 ए, ठीक है। तो टोटल 4 इनकम, सबसे पहला रेट 10% है, फिर 15, फिर 20, फिर 30, ठीक है। अभी लो, अभी आपके नया नया ना, अभी आप देख करके बोलना। देखो सबसे पहले 30% किसका, कैजुअल इनकम का, सेक्शन 115 डबल बी, ठीक है। लॉन्ग टर्म के 2 सेक्शन है, एक 112, एक 112 ए। नॉर्मल वाला 112 टैक्स का रेट ज्यादा होगा 20%, 112 ए में फायदा दिया 1 लाख तक कुछ नहीं, तो बाकी ऊपर वाले पे कितना 10 लाख, ठीक है, 10%, सॉरी 10% आएगा। और लास्ट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा 15%, ठीक है। 15% और 111 है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। अब समझना इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, पहले एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स की ये इनकम आपको दे रखी है फॉलोइंग इनकम, ठीक है। मिस्टर एक्स है और उसकी ये इनकम दे रखी है, इसके अलावा सर और कोई भी इनकम होगी तो सारी की सारी नॉर्मल इनकम है, ठीक है। बाकी ये चीजें नॉर्मल नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। तो देखो उसको इनकम दे रखी है, क्या क्या इनकम दे रखी है, पहला उसे दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम कमाई कहाँ से, सैलरी से। कितनी इनकम कमाई, मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके साथ उसने और इनकम कमाई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस से भी उसने कुछ इनकम कमाई, और ये इनकम भी आपको दे रखी है मान लो 3 लाख रुपए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके साथ आपको एक बात और बता रखी है क्वेश्चन में, क्या बता रखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है आपके पास, कौन सा वाला है, अंडर सेक्शन 112 वाला, वो लिख के देगा 112 या 112 ए वाला, ठीक है। 112 वाला है, ये है आपका 4 लाख रुपए। अब वो आपको बोलेगा कि इसके हिसाब से आप टैक्स बताओ, टैक्स कितना होगा। तो अब मैं टैक्स कैसे निकालूंगा, पहले एक बार देख लेना फिर आप निकालना। सबसे पहले सर आप मेरे को ये बताओ कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम, टोटल इनकम है सर 17 लाख। तो इस 17 लाख के आप 2 टुकड़े कर दो, एक हो गई नॉर्मल इनकम, एनआई मतलब नॉर्मल, एक हो गई आपकी स्पेशल इनकम, सही बात है। सबसे पहले इसमें से स्पेशल वाली को अलग करो, स्पेशल वाली कितनी सर 4 लाख है, और स्पेशल वाली पे रेट कितना आएगा, क्योंकि 112 है तो 20%, ठीक है, कितना हो गया 80,000,
है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, नॉर्मल इनकम कितनी बची सर? 17 में से अगर 4 ये है तो ये बची 13 लाख। इस 13 लाख पे स्लैब रेट लगेगा? क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं बता रखा, तो कौन सा लगाओगे? 2.5 लाख वाला नॉर्मल, है ना, तो इस पे लगाओ। पहले 2.5 लाख पे कितना आएगा? 0, है ना। अगले 2.5 लाख पे 12,500, उसके बाद फिर 1 लाख आएगा, और फिर उसके बाद कितना बच गया? 3 लाख पे 30%, कितना हो गया? 90,000। ठीक है, ये आपके टैक्स आ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप ये सारे टैक्सेस जोड़ दो, एक तो ये टैक्सेस और एक ये, कितने हो गए टोटल मिला करके? 2,82,500। ठीक है, ये आया आपका टोटल टैक्स, और इस टैक्स पर हम क्या लगाएंगे? 4% का HEC टोटल टैक्स पर। तो 4%, 293800, मतलब 2,93,800। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं बताई, मैंने आपको खाली टैक्स निकालना बताया कि टैक्स कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दूं, एक बार करके देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे अपन। ये वाला क्वेश्चन नोट करना है? हाँ, ऊपर वाला नोट कर लो पहले। हाँ, यहाँ यहीं से था ना, 2 टाइप ऑफ इनकम से। लो जी, नोट करो एक बार। नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ना होता वो। जो ये 1 तारीख को चेंज होगा ना, वो आएगा हमारे कौन से वाले ईयर के लिए? 24-25 के लिए। और हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो 23-24 ईयर है। ये सारी बातें बताऊंगा अभी, वरना ऐसे तो भाई ये चेंज करते रहेंगे, कब तक हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है, बाकी एग्जाम के लिए उससे पहले तक की अमेंडमेंट जरूरी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार टैक्स, अगर मतलब वैसे पढ़ो ना आप, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इसमें काम करने को भी बहुत काम है। मैंने सब डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स का भी लिया, ऑडिट का भी लिया। पहले केजी सोमानी, पहले केजी सोमानी में था, फिर बीडीओ में सारी चीज़ें। जो हमारा डिपार्टमेंट था, अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट, सबका काम आता था। तो मैं गया ही वहाँ इसलिए था कि सब चीज़ें वही वही ना। और अगर आपको वैसे भी आगे टीचिंग में आना है, तो मेरे हिसाब से तो भाई जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उतना आप उस चीज़ को रिलेट करके बता पाओगे, तो ज़्यादा बढ़िया। हाँ जी, तो नोट करो। मेरा एक स्टूडेंट आता था, 4-5 साल का, अंकित चौबे। मैं उसकी ना तेरे को फोटो दिखाऊंगा, डिट्टो तेरे ऐसी शक्ल है, डिट्टो, मतलब सच में जैसे तू कैप लगा के बैठा है ना, वो बंदा बैठा हो, तुम दोनों ट्विंस लगोगे। जिस दिन तू पहली क्लास में आता ना, मैंने उस दिन अंकित भैया से ये बात पूछी थी। मैंने कहा ये यार, ये बच्चा तो बोला, भैया खुद करे करे, हाँ बिल्कुल वैसे ही रिजेम्बलेंस है, डिट्टो सेम। मेरा स्टाइपेंड था भाई फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपये, जब केजी सोमानी में था। पीडीओ में था सेकंड ईयर में था 12,500, और थर्ड ईयर में था 15,000। वहाँ पे स्टाइपेंड बढ़िया था, वहाँ था 10, 12.5, 15, तो मैं सेकंड में ज्वाइन करा था, 12.5 और 15 था फिर। अब तो तुम लोगों का स्टाइपेंड भी रिवाइज हुआ है, मिनिमम 5 या कुछ तो कर ही दिया शायद। मिनिमम स्टाइपेंड का हुआ तो है शायद, ये जगह बता तो रहे हैं जो जो बच्चे फाइनल वाले हैं। अरे पहले था 2.5 या 3, अब तो बढ़ा के 5 तो कर ही दिया एटलीस्ट, कि हर फर्म को 5 तो देना ही पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ होती है। वो ना लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीम में जा रहे हो, वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। मेरे को प्रोफेशनली तो कम हुआ है, प्रोफेशनली 2 करीब, और वैसे 5 या 6 साल करीब।
फाउंडेशन में स्टार्ट कर दिया, 11th 12th को पढ़ा रहा था उस टाइम। इंटर में आया तो फाउंडेशन, फाइनल में आया तो इंटर, फाइनल के बाद निकला तो सब पढ़ाना चालू कर दिया। ये हो गया नोट? हो गया? क्वेश्चन करना है क्या, या क्वेश्चन दूं सीधा? चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, आओ जी। क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिस्टर अमन हैज फॉलोइंग इनकम्स, इनकम दे रखी है, आप बताना भाई टैक्स कैसे निकलेगा। हैज फॉलोइंग इनकम क्या क्या दे रखी है आपको? सबसे पहले आपको दे रखी है सैलरी, सैलरी है उसकी 10 लाख रुपए। सैलरी के अलावा है कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम दे रखी है 115 डबल बी सेक्शन वाली आपको। ये कितनी है? 4.5 लाख रुपए। ठीक है। इसके साथ दे रखा है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लिखा हुआ है अदर्स, अदर्स लिखा हुआ है। अदर्स है आपके 2 लाख रुपए के। इसके साथ दूसरा भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 111 ए वाले सेक्शन का, ये दे रखा है 1 लाख रुपए का। ठीक है। और एल भी आपको दे रखा है 112 वाला। ठीक है। ये दे रखा है आपको 90,000, 90,300। ठीक है। टैक्स निकालना है आपको, कैलकुलेट टैक्स। करके देखो एक बार, वैसे ही बाइफरगेट करके करना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अलग अलग सेपरेट करके करो, कभी भी गलत नहीं होगा। उस पर स्लैब रेट ही लगेगा हमारा। तो हम ऐसे नहीं, पहले हम टोटल अलग से देख लेंगे कि नॉर्मल इनकम कितनी है, उस पे सब पे स्लैब रेट लगेगा। इसीलिए वैसे चार्ट से करना, अलग अलग करके करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेक करते हैं। थ्री 54 180 अलग लगा दें भाई आंसर, कभी निकल रहा है करना फिर।
HEC नहीं जोड़ा भाई ने। फाइनल टैक्स HEC के साथ बताना भाई, राउंड ऑफ करके। ठीक है, सही आ रहा ना। तो करना क्या था देखो, अगर इसी में हम देख लें तो यहाँ कितना लगेगा आपका 30%, यहाँ 30, 111 ए पे कितना लगाओगे 15%, और यहाँ पर 20%। ठीक है, ये आ जाएंगे, और फिर आपका ये बचा 12 लाख, 12 लाख पे निकाल लो और फिर आप 4% लगा दो। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक? आओ जी। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आज पहले आपको इनकम टैक्स की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, कुछ बेसिक्स। ठीक है, फिर इनको आप आराम से बाद में नोट भी कर लेना, पर पहले समझ लो बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपके लिए दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क समझना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में फ़र्क क्या है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर को बोला जाता है इनकम अर्निंग ईयर। इनकम अर्निंग ईयर का मतलब जहां पर आप कमाई अभी कर रहे हो, अभी टैक्स नहीं दे रहे हो, अभी कमाई कर रहे हो। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्स पेमेंट ईयर, जिस साल में मैं टैक्स पे करता हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताओ, पहले कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट? तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर आएगा आपका। क्यों? पहले आप इनकम कमाओगे और इसके बाद अगले साल में आप असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग टैक्स दोगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो 2017-18, 17-18 में आपने कोई भी इनकम कमाई, तो इस पर टैक्स आप कब जमा कराओगे? 2018-19 वाले इनकम, 2018-19 वाले ईयर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बात और, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीनों का होगा? पहले आप ये बताओ, आपको क्या लगता है, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीनों का होगा? प्रीवियस ईयर 12 से कम महीनों का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं 1 अक्टूबर को ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का ही पहला प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर बताओ, क्या असेसमेंट ईयर कभी 12 महीने से छोटा हो सकता है? ये नहीं होगा। प्रीवियस ईयर 12 महीने जितना भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा भी हो सकता है, बड़ा तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आपने कोई काम 10 मार्च को भी चालू करा है, तो पहला प्रीवियस ईयर आपका 10 मार्च से 31 मार्च ही काउंट होगा खाली, 12 महीने से छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने। ठीक है, अब एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर रेलेवेंट है और कौन सा असेसमेंट ईयर रेलेवेंट है, ये हमारे को पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर रेलेवेंट है वो है 23-24, 2023-24, है ना, ये हमारे लिए एप्लीकेबल। और असेसमेंट ईयर हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 24-25। ठीक है, मतलब मैं 23-24 पे मैंने जो भी इनकम कमाई है, मैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरूंगा 24-25 में, है ना। फिर जैसे अभी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हमारा फरवरी में जैसे अभी चेंज आने वाला है, तो वो चेंज हमारे को पढ़ने होते हैं नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपका फाइनेंस एक्ट आया होगा। ये फाइनेंस एक्ट कब निकाला होगा भाई गवर्नमेंट ने? 2023, और 2023 को निकाला 1 फरवरी को, 1 फरवरी को ये आया। ठीक है, तो ये जब निकलता है ना, तो ये बताता है प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए चीजों को, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, कि आने वाले साल में ये चेंज करना। जैसे 1 फरवरी 23 को आया है, तो आने वाला साल मतलब चालू कहां से होगा? 1 अप्रैल से चालू होगा ना। तो आने वाले साल के ना उसने रेट पहले बता दिए, है ना, और आपके लिए यही सारे रेट एप्लीकेबल है। मतलब सर जो अब बजट आएगा, अब बजट आएगा मेरा 1 फरवरी 2024 को, वो तो मेरा एक तरीके से अगले साल का हो गया ना, जो प्रीवियस ईयर 24-25 पे लगेगा। और प्रीवियस ईयर 24-25 का मतलब आप टैक्स कब जमा कराओगे? 25-26 में जा करके। तो मतलब अभी का जो बजट है, इसका सारा काम कहां से चालू होगा? 25-26 वाले ईयर में, जब मैं टैक्स जमा करवा रहा हूँ। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है वो, मेरे लिए रेलेवेंट क्या है? खाली प्रीवियस ईयर 23-24, जिसका फाइनेंस एक्ट पहले ही आ चुका है, जितनी अमेंडमेंट मेरे को करनी है वो सारी आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो भी प्रीवियस ईयर होगा, असेसमेंट ईयर कुछ नहीं होता उससे, एक बस आगे वाला टाइम होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब एक बात और जो इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी समझना। जैसे हमने एक चीज पढ़ी कि जो रेसिडेंट है बंदा, उसको एज का फायदा मिलता है। उसे एज का फायदा क्या मिलता है? अगर उसकी एज एक तो हो गया 60 से कम है, तब तो ठीक है, नॉर्मल वाली बात है। बट अगर उसकी 60 जितनी भी है, या 80 से कम है ना, और दूसरा केस 80 जितनी भी है, अगर उससे ऊपर है, तो फायदा मिलता है ना। अब एक बात समझना, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, पहले ये बताओ। प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, यहाँ तक की बात ठीक है। और एक आपका चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25। पहले आप मुझे ये बताओ, जो इस बंदे की एज चेक करनी होती है, वो आप कब चेक करोगे लॉजिकली? प्रीवियस ईयर 23-24 में या असेसमेंट ईयर 24-25? सोच के बताना क्या लगता है। जैसे मैंने अच्छा पहले ये बताना, इनकम मैं कब कमाऊंगा? 23-24 में इनकम कमाऊंगा,
तो बताओ जो उस बंदे की एज चेक करनी है 23-24 या 24-25, क्या लग रहा है? 23-24 है ना, तो आंसर करेक्ट है 23-24, 24-25 नहीं होगा। पहले तो ये बात क्लियर, क्योंकि जिस साल में इनकम कमाई है उसी साल की एज देखी जाएगी। अगर उस साल में मैं 60 साल का हो रहा हूं तो मेरे को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां तक की बात ठीक है? यहां तक की बात ठीक थी। इसके बाद एक चीज आई, एक केस आया जो कोर्ट में गया। अब कोर्ट में केस क्या कहता, ध्यान से सुनना। बंदे का बर्थडे था 1 अप्रैल को, वो बॉर्न हुआ था 1964 में, 1 अप्रैल 1964 में बॉर्न हुआ। ठीक है? कहता है सर अगर आप कायदे से देखो तो पहले मुझे ये बताओ, मैं 1 अप्रैल 2024 तक कितने साल का हो गया? लगाओ एक बार हिसाब, लगाओ लगाओ, कितने हो? 60 साल का है ना। तो वो बंदा यहाँ पर आते आते 60 साल का हो गया। अब वो गया मोदी जी के पास, मोदी जी के पास नहीं, कोर्ट में गया था बेसिकली। कह रहा तुमने यहाँ लिखा है 23-24 में एज चेक करने को, मैं हो रहा हूँ 1 अप्रैल 2024 को, है ना, तो मेरे को तो ये 60 साल वाला बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, है ना। उसने बोला कि भाई ऐसा ये गलत है, मुझे भी इसका बेनिफिट दो। कह रहा मेरे को नहीं पता, मेरे को बेनिफिट दो, तुमने 23-24 लिखा है, 24 तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जबकि मेरा बर्थडे तो 1 को है। बस एक दिन के चक्कर में तुमने तो मेरा फायदा पूरा खा लिया, है ना। उसको ये लगा था कि भाई अगर 60 साल होगा तो 3 लाख का फायदा सीधा सीधा, है ना। तो सरकार ने क्या बोला, सरकार कह रही है अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 साल 80 साल के हो रहे हो तब तो आपके पास फायदा है ही है। इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर तक भी अगर हो रहे हो ना, तो हम आपको फायदा देने को तैयार है फर्स्ट डे तक। ऐसा नहीं कि किसी का बर्थडे 2 अप्रैल को भी आ रहा है तो बोलो, हाँ वो भी कह सकता है, तीसरा वाला भी कह सकता है। अब बताता हूँ इसका क्यों करा गया। इसका इसीलिए करा गया, उसने ना सामने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रखी। कह रहा देखो मैं 1 अप्रैल को पैदा हुआ, तो कायदे से जो मेरे 60 साल पूरे होने चाहिए वो तो 31 मार्च 2024 को हो चुके ना। 1 को तो मेरा बर्थडे आया है, 31 को मेरा कंप्लीट हो चुका। उसकी चीज सही थी बिल्कुल। तो सरकार ने क्या बोला, अगर आप असेसमेंट ईयर फर्स्ट डे को भी अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो हम मान के चलेंगे आपके 60 साल पूरे हो चुके हैं, हम आपको फायदा देने को तैयार है। ठीक है, ये बंदा बाहर निकला, दूसरा बंदा कोर्ट में चला गया जिसका 2 अप्रैल को आता, कह रहा मेरे को भी चाहिए। कह रहा अब नहीं मिलेगा, 2 3 4 अप्रैल जब भी बर्थडे आता है फिर कुछ नहीं। लेकिन जिसका बर्थडे 1 अप्रैल तक है, चाहे वो बंदा 60 साल का हो रहा हो या चाहे वो बंदा 80 साल का हो रहा हो, तो उसे फायदा मिलेगा। मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो बंदा बॉर्न हुआ 1 अप्रैल 1964 को, या कोई ऐसा बंदा जो बॉर्न हुआ 1 अप्रैल 1944 को, तो इसको 80 साल, इसको 60 साल का बेनिफिट इस वाले ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट गया था कोर्ट में खाली, यहाँ तक की बात ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ 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 हाँ, पूरा पूरा पूरे साल में मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप 31 मार्च को जाकर के भी 60 साल हो रहे हो या पहले दिन पे भी 60 साल के हो रहे हो, फायदा दोनों को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्होंने ये बोला था एज आपको चेक करनी है प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर के पहले दिन तक आपको एज चेक करनी है, उसके बाद एज चेक मत करना, क्योंकि एज का फायदा रेसिडेंट वाले लोगों को दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ हाँ, ये होता है। जैसे मान ले अभी हमारा जो ये चल रहा है, ये हमारा कौन सा साल चल रहा है, 23-24 चल रहा है, तो 31 मार्च तक जो मैं कमा लूंगा ना, उसके बाद मैं उसकी पूरी रिपोर्ट बनाऊंगा, जिसका जो टैक्स है वो जुलाई 24 में जाकर के मैं सरकार को जमा करवाऊंगा। ऐसा होता है। हाँ, 31 तारीख में सबमिट नहीं होता, 31 तारीख तक काम करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स बनाते हो, जो ITR जाती है वो जुलाई में जाती है। ऐसा होता है। फिर पता है आप ना आगे जाकर के एक बात और पढ़ोगे। सर एक बात बताओ, यहाँ तो ठीक है आप ये कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर 23-24 है, 23-24 की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक मैंने जो कमाया, इसकी ITR की डेट जनरली जुलाई में जाती है लोगों की, तो जुलाई 2024 में वो टैक्स जमा कराएगा, है ना। पर सरकार ने क्या बोल रखा है, अगर आपकी अच्छी खासी इनकम इसमें हो रही है तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हो। एडवांस टैक्स बेनिफिट क्या है बताता हूँ। मैंने आपको पहले क्या बोला, अगर आप चाहो, ठीक है, पर सरकार ने बाद में जाके इसको क्या कर दिया, आप मत चाहो, हम तो कह रहे हैं करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाया, आपकी ज्यादा इनकम है, तो हम आपको इंटरेस्ट लगाने लग जाएंगे आपके ऊपर, और हम इंटरेस्ट जब तक लगाएंगे जब तक आप एक्चुअल में हमारे को टैक्स पे नहीं करोगे। ठीक है, और इन्होंने एडवांस टैक्स के परसेंटेज बना रखे हैं कि पहले क्वार्टर में कम से कम 15% टैक्स हमें दो, अगले क्वार्टर में टोटल मिला करके 45% तक हमारे पास आना चाहिए, थर्ड में 75%, और लास्ट मार्च तक आते आते 100% आप हमें पहले ही दे दो। पहले दे दोगे तो इंटरेस्ट बच जाएगा, ये तो आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आप लोगों ने ITR भरी है तो ITR में आप एक बात चेक करना, जब आप स्टार्टिंग में अपने CA को बोल रहे हो कि मेरा टैक्स इतना बना, 30 बना, 35,000 बना, जब ITR पूरी भर जाती है और अमाउंट पेबल आता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें ये सब इंटरेस्ट लग जाते हैं, क्योंकि आपने उस साल में तो एडवांस टैक्स भरा ही नहीं, तो ये इंटरेस्ट लग जाते हैं वहां पे। अगर आपको चेक करना हो ना, कभी चेक करना, इंटरेस्ट होते हैं सेक्शन 234A, 234B, 234C, इसके इंटरेस्ट लगे हुए होते हैं वहां साफ साफ लिखा हुआ होता है ये सब।
मैं एक बार आपको आईटीआर खोल के दिखाऊंगा ये सारी चीजें, तो और अच्छे से क्लियर होंगी। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, मेरे लिए जो भी रेलेवेंट पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था कि प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। अब इसके बाद एक चीज और, सर हमने असेसमेंट ईयर पढ़ लिया, हमने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, ये दो चीजें हो गई बेसिक में। अब एक बात और बताओ, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? जैसे तुमने फाउंडेशन में शायद लॉ में भी सुना हो, पर्सन की डेफिनेशन में अलग अलग लोग होते हैं, है ना? तो पर्सन की टैक्स के हिसाब से डेफिनेशन में आपके हिसाब से कौन कौन से बंदे आएंगे? ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होंगे तो आगे के चैप्टर आसान हो जाएंगे। बताओ। एक तो इंडिविजुअल आ गया, चलो बताते जाओ। और इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन हो गया, है ना? और आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो मैं एक बात बोलूं, कंपनी ले लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना? कंपनी आएगी, बिल्कुल आएगी। पार्टनरशिप फर्म आएगी, पार्टनरशिप फर्म आ गई तो साथ में एलएलपी भी आ गई, है ना? और सोचो एचयूएफ आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, क्योंकि टैक्स तो उस पर भी लगेगा, है ना? इसके अलावा और कौन आएगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? मैं बच्चों को बोलता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल, कहते हैं गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखा भाई, वो है बस बच्चों ने, जेठालाल। और बताओ, इसके अलावा लग रहा है और कुछ? आप बताओ पहले। ट्रस्ट, सर अगर कोई ट्रस्ट रजिस्टर है तो वो भी आएगा, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये सब भी आएंगे, है ना? क्या? एनजीओ, हाँ वो भी आ गया। और नॉन प्रॉफिट और एनपीओ, चलो हमने वो भी ट्रस्ट में ले लिया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा ना तीन चीजें और है। ये तीन चीजें क्या है? पहला है एओपी, शायद आपको पता हो। एक होता है बीओआई, और एक होता है आपका एजेपी। अरे क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले एजीपी की बात करते हैं। इसको बोला गया आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कौन होते हैं? जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। जनरली कुछ ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन सबको बोला गया है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। बेसिकली जो लोग कमाने के लिए काम नहीं करते, किसी रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, या उसके अलावा उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, उन सबको हम इसमें डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे सेक्शन 8 होता है ना, जिनका ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसके बाद समझना दो चीजें और। एक है आपका, इसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एक होता है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने रखी है, इन दोनों में आपके हिसाब से फर्क क्या होगा? एक एओपी है, एक बीओआई है। अच्छा, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बॉडी होगी? अच्छा, एक बंदे की बॉडी होगी। एक तो थोड़ा सा सही जा रहा है शायद, पता है। अच्छा, तो अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन तो ऊपर इंडिविजुअल में ही आ जाना चाहिए। अच्छा, बॉडी में कम होगा मतलब? मतलब एसोसिएशन में तो कह रहा बहुत सारे लोग होंगे, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऊपर एक हेड है, उसके नीचे कुछ फिर स्किन ऐसे। अच्छा ठीक है, ये नहीं है। देखो सबसे पहली बात, क्या सर दोनों में ग्रुप है? हाँ दोनों में ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सब में लोग हैं। कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं। एक बच्चे ने मुझे बोला एसोसिएशन में कम से कम 1000 होंगे, बॉडी में कम से कम 200 बंदे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, दोनों एक ही नेम के अंडर काम करते हैं। अलग क्या है सोचो, देखो पता अलग क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, आपके सामने आपका आंसर है। ठीक है, एक सेकंड ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब उसमें इनमें से कोई भी आ सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ग्रुप तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। मतलब अगर कोई आपके सामने ग्रुप है जिसमें मिस्टर एक्स भी है और कोई एबीसी कंपनी भी है, तो बताओ ये एओपी है या बीओवाई है? ये एओपी है। क्यों? क्योंकि पर्सन है, पर्सन में कोई भी हो सकता है। पर मैंने आपको बोला है ग्रुप है जिसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ए बी सी, बस ये लोग हैं और कोई नहीं है। तो ये मेरा बीओवाई है, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब जिसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप फर्म होती है जहां पे इंडिविजुअल भी पार्टनर होते हैं, दूसरी कंपनी भी पार्टनर होती है, तो उसको हम काउंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में करेंगे। यहाँ तक की बात ठीक है? अब देखना, सर आपने इसमें से मेरे को इंडिविजुअल का टैक्स रेट सारा बता दिया। ठीक है, सर ये बाकी सारे भी आएंगे? हाँ ये बाकी सारे भी हमें करना, अभी हमने इंडिविजुअल करा है, और इंडिविजुअल भी अभी पूरा नहीं करा है। एक बात और बताता हूँ, सबसे ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव इंडिविजुअल ही है, उसके बाद जितने हैं ना बहुत छोटे छोटे से। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम बाकी सारे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले कर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब सेक्शन बता रहा हूँ। हाँ
हाँ रजिस्टर हो गई तो फिर वो कंपनी बन गई। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, देख अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर है तो फिर आप उसे कंपनी में लोगे, फिर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, रजिस्टर नहीं है और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर वो यहाँ पर आएंगे। हाँ फिर वो यहाँ आएंगे हमारे। ठीक है, और अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ आएंगे आगे जाकर के हम पढ़ते हैं ये चीजें कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ कौन सा बुक? हाँ हाँ यार डिपेंड करता है, ट्रस्ट में भी ले सकते हो आप अगर रजिस्टर है। यहाँ पे ट्रस्ट वो आते हैं सारे जो रजिस्टर है। ठीक है। हाँ हाँ अगर अगर इनकम टैक्स एक्ट में ये 12AA या 12AB में रजिस्टर है तो यहाँ आएगा, रजिस्टर नहीं है तो नीचे आएगा। इसके भी सेक्शन बता रखे हैं। ठीक है ना, ये सेक्शन आपको याद नहीं करना। ठीक है, जो सेक्शन याद करना है मैं आपको अपने आप बता दूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अभी तक चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अब समझना एक चीज इंपॉर्टेंट। सर पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या टैक्स रेट है बताओ? बहुत नॉर्मल सा और बहुत सिंपल सा। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म की कोई भी इनकम है ना, चाहे 10,000 रुपए की हो चाहे कितनी भी हो, फ्लैट रेट है 30% का। खत्म। इतना ही है, खाली 30% का। कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे आप 1 रुपया कमाओ चाहे 10 लाख चाहे कितना भी कमाओ, सीधा 30। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कंपनी। जरा कंपनी ध्यान से सुन, कंपनी ध्यान से सुनना, कंपनी ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोलते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल के साथ आएगा ना, वो हम उसको इंडिविजुअल में ही मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंपनी। अब कंपनी में देखना क्या बोला इन्होंने, बोला भाई देखो दो प्रकार की कंपनी है। पहला है आपकी डोमेस्टिक कंपनी, है ना, जो इंडिया में आकर के धंधा कर रही है। दूसरी कोई कंपनी होगी जो कौन सी होगी? फॉरेन कंपनी है, इंडिया के बाहर की कंपनी लेकिन इंडिया में आके धंधा कर रही है ना। तो सबसे पहले समझना डोमेस्टिक कंपनी है कौन कौन सी। देखो फॉरेन कंपनी के लिए इसने क्या लिखा, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में लिखा अदर देन डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक नहीं है वो फॉरेन है। तो ऐसी डेफिनेशन ही हर जगह दे दो तो कितना बढ़िया है ना। डोमे है ना, है ना, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है ना। वैसे ही डोमेस्टिक में लिख दो कि जो फॉरेन नहीं है वो डोमेस्टिक है, तो फिर बात ही पूरी नहीं होगी, है ना। तो डोमेस्टिक में इन्होंने क्या लिखा, डोमेस्टिक में इन्होंने बोला देखो दो चीजें हो सकती है। पहला, कोई ऐसी कंपनी जो रजिस्टर हुई है, कहां पर रजिस्टर हुई है? कंपनी एक्ट 2013 में, या उससे पहले के 1956 या किसी में भी हुई है, एंड जिसका एक रजिस्टर्ड प्लेस जो है वो कहां पर है? आपका इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जब आपको नोट्स मिल जाएंगे ना वहाँ पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन कीवर्ड यही है उसके भी, रजिस्टर कौन सा है और दूसरा रजिस्टर्ड प्लेस इंडिया में। ठीक है, दूसरा, कोई भी ऐसी कंपनी, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया की इनकम से, इंडिया की जितनी उसने कमाई करी है ना, इससे डिविडेंड बांट रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, तो सरकार कह रही है हम उसे भी डोमेस्टिक कंपनी मांगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एप्पल की कोई कंपनी है, ठीक है, यहाँ आकर के कोई कमाई करके गई और यहाँ की कमाई से वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है और इसका कुछ सेपरेशन कर रखा है उसने इनकम में, तो हम बोलेंगे भैया तुम अब हमारे लिए डोमेस्टिक कंपनी हो, क्योंकि आपने यहाँ की इनकम से या तो यहीं के इक्विटी शेयर होल्डर को या बाहर के इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है कि आप उसमें से डिविडेंड दे रहे हो, तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, तो सर ये तो हमें हमेशा पता रहेगा, बस एक यही चीज ऐसी है। और एक बात और बताता हूँ, पेपर में जो मेजोरिटी पार्ट क्वेश्चन आता है ना वो सीधा लिख देता है कि डोमेस्टिक, तो मेरे को कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना। ठीक है, अब टैक्स का रेट क्या है, तो टैक्स का रेट समझना, सबसे पहले फॉरेन कंपनी गोरों से तो ज्यादा टैक्स लेंगे भाई, इनको तो लूटेंगे अच्छे से 40%। डोमेस्टिक के लिए क्या बोला, अच्छा ये मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ ना, चाहे ऊपर 30 बताया चाहे 40 बताया, ये सब अलग है। एचईसी अलग से लगेगा 4%, एचईसी को मत भूलना, वो तो हर जगह हमेशा लगेगा एचईसी, कोई ऐसा केस नहीं है पूरे टैक्स में जहां ना लगे, एचईसी तो है ही है फाइनल में। ठीक है, अच्छा आगे देखना इसके बाद, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो दो रेट है, पहला रेट है 25% और दूसरा रेट है 30%। सर हमें कब पता रहेगा कौन सा लगाना है, तो 30% अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, या नॉर्मली हर जगह लगता है। 25% बस एक केस में लगता है, वो केस ध्यान से सुनना क्या है। वो केस ये है, अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर पता कौन से प्रीवियस ईयर में, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24, 23-24 से एक साल पीछे जाना 22-23, एक साल और पीछे जाना 21-22, मतलब 2 साल पीछे अगर मैं बोलूं, तो अगर आपका टर्नओवर 21-22 प्रीवियस ईयर में अप टू 400 करोड़ है, 400 करोड़ तक का है तो 25% लगेगा। 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आपका क्या आ जाएगा? 30% का। या अगर कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हुआ, टर्नओवर की कोई बात नहीं लिखी, तो मैं क्या लगाऊंगा? हमेशा 30%। एचईसी है नहीं, वो अलग है, ये रेट हमारे हैं। तो मेरा एक सवाल आप लोगों से, सरकार ने प्रीवियस ईयर 21-22, ये तो कट गया, प्रीवियस ईयर 21-22 का ही क्यों टर्नओवर लिखा है यहाँ पर, ये बताओ आपको क्या लगता है? यहाँ पे प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर सरकार ने क्यों लिखा? लिखने को तो वो ये भी तो कह सकती थी ना कि 22-23 का देख लो। और एक एक चीज खाली और बताता हूँ,
उसने रूल में कहीं भी 21-22 नहीं लिखा, उसने रूल में ये लिखा है जो प्रीवियस ईयर है उससे एक साल छोड़ दो, लास्ट सेकंड लास्ट ईयर जो है ना उसका टर्नओवर देखना है। तो ऐसा क्यों रखा आप बताओ। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचो और पक्का ही क्या लग रहा है। अच्छा एक बार बताना, आप जैसे मैं इसी की बात को और आगे लेके जाता हूँ थोड़ा, जैसे आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, इसका आप जाकर के टैक्स कब भरोगे, असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो 24-25 में मेरे को टैक्स पे करना है उसके टर्नओवर पे जो टर्नओवर था आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का, उस टर्नओवर पे नहीं, उसके टर्नओवर के अकॉर्डिंग, उस टर्नओवर पे तो नहीं बोलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। तो आप एक बात बताओ, आपने इसमें बोला 21-22 की जगह सर अगर 22-23 होगा तो 22-23 का जो टैक्स है वो तो 23-24 में यहाँ पर भर चुका होगा ना। अभी तो मेरा साल 24-25 चल रहा है। अब बताओ उसने ये क्यों रखा फिर, 21-22 क्यों रखा, 22-23 क्यों नहीं रखा। एक बहुत लॉजिकल रीजन है इसके पीछे, थोड़ा सा हिंट दूं, ट्राई करना। जिस टाइम पे बजट आता है उससे इसका कुछ लिंक है, तो आप सोच के देखो क्या लग रहा है तुम, क्योंकि ये रूल तो तुम्हें याद रहेगा लेकिन अगर लॉजिक पता होगा तो फिर और अच्छे से याद रह पाएगा। नहीं, 1 फरवरी 2023 के हिसाब से, क्योंकि जो रूल है वो तो 23-24 का आगे होगा ना। देखो, पता क्या करा सरकार ने, अब इस बात को समझना, सरकार को पता है इंडिया के लोग हैं जुगाड़ू, ठीक है, ये कुछ काम कर सकते हैं उल्टा सीधा, तो इन्होंने क्या करा, देखो सबसे पहले जब बजट आया, तो बजट आता है 1 फरवरी, मान लो 1 फरवरी 2023 को बजट आया, ठीक है। 1 फरवरी 2023 को जो बजट आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, है ना। अगर उस टाइम ये बजट में लिख रहे हैं 21-22, 23-24 के लिए जो आने वाला ईयर है, ठीक है? एक हाँ उसमें तो हम टैक्स भरते हैं लेकिन जो बजट आता है वो 23-24 के लिए आता है। हाँ हाँ। तो 1 फरवरी 2023 के लिए जो बजट निकलेगा ना वो साल जो चालू होगा, चालू कहाँ से होगा, 1 अप्रैल 23 से, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, प्रीवियस ईयर तो यही है ना। टैक्स भले आप 24-25 में भर रहे हो लेकिन लगता है इसी साल के लिए, ठीक है। जैसे जो अभी वाला बजट है ना वो 24-25 के लिए आ रहा है, 24-25 प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये बजट आया, है ना। अब मान लो इस बजट में सरकार अगर ये लिख देती कि प्रीवियस ईयर 21-22 की जगह आप प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर देखो, मान लो ये लिख देती सरकार, लिख दिया है मान लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर देखो, अगर ये 400 करोड़ तक है तो आप हमें 25% का टैक्स देना, 400 से ज्यादा है तो आप 30% का टैक्स देना। अब आप एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 22-23 का आपको टर्नओवर देखना है, आज कौन सी डेट है, 1 फरवरी 2023, क्या अभी प्रीवियस ईयर 22-23 मेरा चल रहा है, अभी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है। और अगर अभी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है जिसके 2 महीने बचे हैं, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, है ना, तो इन 2 महीने में कोई भी पब्लिक घपला कर सकती है, वो अपना किसी भी तरीके से टर्नओवर 400 करोड़ से कम लेकर आएगी, क्योंकि 25% है। तभी इसी वजह से सरकार ने ये साल ना रख करके इससे एक साल और पीछे का रखा, क्योंकि वो तो पूरा हो चुका, उसके अकाउंट फाइनलाइज हो गए होंगे, उसमें तुम कुछ नहीं चेंज कर सकते। इसलिए उन्होंने बोला अगर वहां 400 करोड़ होगा तो 25%, और अगर उससे ज्यादा होगा तो 30%, ये चीज है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना बस, लॉ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि प्रीवियस ईयर 21-22 देखो, लॉ में ये लिखा है जिस साल का टैक्स भरना है उससे एक साल पीछे का छोड़ दो और उसके पीछे वाले साल का टर्नओवर आपको देख, ये बात है। हाँ, अगर आपको 23-24 का भरना है तो 23-24 से पहले 22-23 हटा दो, 21-22 का टर्नओवर मैं देखूंगा, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे ना इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, सर जैसे 21-22 में उसका टर्नओवर 200 करोड़ था तो 200 करोड़ पर टैक्स भरना है भाई। हाँ, 200 करोड़ तो बस आपको ये पता लग गया कि टैक्स 25% है, और टैक्स भरोगे किस पे, जो इस साल की आपकी इनकम है ना, ये वो तो बात अलग ही है हमारी। हाँ, वो जाके 24-25 में हम भरेंगे जितनी आपकी इनकम होगी, लेकिन हम एप्लीकेबिलिटी इस हिसाब से निकालेंगे। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमने दो और करे, पार्टनरशिप फर्म करा और एक करा कंपनी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट खाली आपको और कराता हूँ, ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि बहुत सारा एक साथ लगे भाई क्या करा दिया है याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको याद कैसे रखना है, जैसे गूगल तो हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको पता ही होगा, है ना। सेक्रेटरी रो रहा होता है हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, तो वैसे ही इसका ध्यान रखना, इनकी इनकम बहुत कम है, तो इनके लिए पता क्या बोला, पहले 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये आपका टैक्स लगेगा 10%, पहले 10,000, ठीक है। फिर आगे अगले 10,000 पे आपका टैक्स आएगा 20%, ठीक है। और अब 20,000 से ऊपर अगर आपकी कोई भी इनकम है तो टैक्स का रेट है 30%, खत्म।
बस ठीक है। अगर अगर मान लो कितनी इनकम, आपकी इनकम 6 लाख भी है, पहले 10,000 10%, अगले 10,000 इतना, बाकी बैलेंस जो बचा सारा 30, जो भी हो गया। हाँ 30%। हाँ अब एक बात आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। अभी तो आप यहाँ पढ़ोगे 10,000 10,000 20,000, जब आप बाद में रिवाइज करोगे आपको लगेगा हर जगह तो हमने लाखों की बात करी, तो आपको ना ये पेपर में ऐसा याद आएगा ये पहला 1 लाख है, अगला 1 लाख है। 1 लाख नहीं है भाई, पहला 10,000, फिर अगला 10,000, फिर उसके बाद जितना बच गया सारा 30%। ठीक है, ये टैक्स रेट है इसका। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? देखो फिर चलेंगे। बेसिक से दिखाना था ना मेरे को आपको। हाँ लो। अभी हाँ, हाँ जी बिल्कुल सही, 23 24 24 25। 21 22 वाला, 21 22 वाला, 21 22 वाला। क्योंकि हम तो हमेशा प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखते हैं ना, आपका जो अभी प्रीवियस ईयर है उससे एक पहले वाला छोड़ दो, जैसे 23 24 है, पहले वाला छोड़, 22 23 छोड़ दो, 21 22 का चेक कर लो। हाँ हाँ, उससे पीछे का एक छोड़ना है और उससे पीछे वाला लेना है आप। ठीक है। इसमें वो कन्फ्यूजन नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 6 7 क्वेश्चन करते करते तुम्हारे को आदत बन जाएगी कि हमारा प्रीवियस ईयर 23 24 है। एक बार वो याद हो गया फिर कुछ है ही नहीं। और हर क्वेश्चन में लिखा आता है कि टैक्स लाइबिलिटी निकालो फॉर प्रीवियस ईयर 23, याद हो जाए। अभी नया नया है ना, नया नया इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। थोड़ा सा टाइम दो, फिर मजा आएगा। नया नया तो जो जूता होता है वो भी तो काटता है ना, फिर टाइम दो फिर सही चलता है, वही वाली बात। यहाँ तक हो गया? पहले यहाँ पे देख लो अगर कुछ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो नोट कर ही लेना। तो 12 महीने में एक बार इसी पे क्वेश्चन आ गया था, पता है, खाली कि ट्रू फॉल्स बताना था, उसमें लिखा था कि प्रीवियस ईयर शुड ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ। बहुत वैसी फॉल्स है। इसकी टैक्स की दो डायरेक्ट टैक्स, एक जीएसटी। क्यों तो सारे के सारे क्लास में करवा दूंगा, होंगे मॉड्यूल में वो, लेकिन क्लास में हो जाएंगे सारे आईसीआई जितने मॉड्यूल है। तो टैक्स की 3 है, कॉस्टिंग की 3 है, एफएम की भी 3 ही है, ये 3 3 ही है। ये 3 3 पढ़ो आराम से। हाँ हाँ, 24 25 प्रीवियस ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 25 26। हाँ जी, 24 25। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए नहीं। हाँ हाँ, तभी तो मैं तो कहता कि जो भी हम टैक्स भरेंगे वो पहले के हिसाब से ही भरेंगे आप। हाँ, जिस टाइम इलेक्शन होते हैं। तो अभी अभी क्या होगा, अभी पहले बजट अनाउंस कर दिया जाएगा, आप उस हिसाब से अपना काम करो, लेकिन एक बार जब सरकार फाइनल होगा उसके बाद जो बजट आएगा प्रिवेलिंग, फिर वही चलेगा आगे। हाँ, अभी तो बस मीनवाइल कुछ टाइम के लिए वो निकाल देते हैं कि ऐसा ना हो कि बीच में रुक जाए, कंटिन्यूटी वो चलनी चाहिए अब। इसमें कुछ नोट करना है? एक ये एज वाला जरूर कर लेना, एज वाली लाइन ना मैं आपको सही से लिखवा देता हूँ, लाइन को लिख लेना कहीं पर, पे लिखवा दूँ, यहाँ लिख लेना एक चीज, एज ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये कहीं पर इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना। एज ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट बी चेक, मस्ट बी चेक इन प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट। बस यहीं तक आपको चेक करना है, उससे आगे नहीं जाना। प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे असेसमेंट के बाद, हाँ यहाँ से जरूर नोट करना पर्सन क्या है आपका। डिपेंड करेगा कि कंपनी पे रजिस्ट्रेशन होता है उनका, तो कंपनी की तरह अकाउंट, माइक्रो
पार्टनरशिप फर्म की तरह रजिस्टर हुए तो पार्टनरशिप, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखा आएगा। बीओपी और बीओआई की फुल फॉर्म जरूर लिखना और पर्सन और इंडिविजुअल पे सर्कल मार देना ताकि याद रहे। बीओपी में इंडिविजुअल के अलावा भी लोग हो सकते हैं। हमेशा आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन पर्सन क्या तक ये करो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स। हाँ जी 25%, 400 करोड़। और अगर 400 से ऊपर होगा तो 30। अगर क्वेश्चन भी साइलेंट है तो हमेशा क्लियर है। एनी कंपनी, इसका मतलब कोई भी और कंपनी अगर जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कोई फॉरेन की कंपनी है, कैसे कमाई कर रही है और उस पैसे में से अपना कहीं पर भी कोई डिविडेंड बांट रही है तो हम उसे डोमेस्टिक हुए चलेंगे। काम कर रही है, पैसे कमा रही है और उससे अपना, हाँ, और उसी इनकम से वो डिविडेंड बांट रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, वो चीज़ लिखी। ठीक है, तो पेपर में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हमें पता लग जाएगा कि डोमेस्टिक कंपनी। जनरली जो पेपर में होता है हमेशा लिखा आता है डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, दोनों का मतलब। नहीं नहीं नहीं, फॉरेन नहीं, फॉरेन का तो हमेशा 40% है। इधर, हाँ, इधर दोनों का चेक होगा। इधर क्योंकि ये दोनों ही डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आ रहे हैं ना आपके, इसलिए। ठीक है, ये हो गया नोट। कोई दिक्कत तो नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटी और कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ इसके बेसिस पर आपको। हो गया, आओ जी एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कराता हूँ तो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो ना हैवी लगे फिर तुम्हारे। अगर लगा ना तो लग ही रहा था, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें दिख रहा है, एक सेकंड हो, दिख रहा है तो ये पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक टेस्ट का क्वेश्चन है वैसे तो, पर तुम्हारे को ऐसे 3 पार्ट है, करके देखो। पीजीबीपी का मतलब बिजनेस है। ये क्वेश्चन 1 है आपका, और पहले देख लो आराम से, हो जाएगा ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
हाउस प्रॉपर्टी, एचपी गैस सिलेंडर, और पीजीबीपी तो आपको पता ही है ना, बाकी चीज़ें आपको पता ही है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलाउ है, सिर्फ साइंटिफिक अलाउ नहीं है हमारे पेपर में, बाकी सब अलाउ, बाकी सब अलाउ है। पर पता है उसका मेरे को इतना यूज नहीं लगता, क्यों? क्योंकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो टैक्स आप सीधा कैलकुलेट करके तो लिखोगे नहीं, हर स्टेप दिखाना जरूरी होता है, इसलिए उसका कोई इतना फायदा नहीं लगता। बड़ा फटाफट फटाफट हो जाती है जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलेगा, तो अभी चेक करते हैं, मैं भी निकाल लूँ, लो तुम लोग। स्पेशल इनकम तो सबके लिए होगी, चाहे नॉर्मल, हाँ, नॉन रेसिडेंट हो चाहे कुछ भी हो, स्पेशल इनकम में तो सबके लिए रेट सेम है भाई, उसमें हम बाइफरकेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमने बाइफरकेशन करा तो फिर हम बाहर वाले बंदे से 30% नहीं ले पाएंगे ना उस पर, कह रहे हैं नहीं, कैजुअल इनकम सेपरेट चलेगी, एसटीसीजी भी अलग चलेगा, एलटीसीजी भी अलग चलेगा आपका। निकल गया, चेक करें, तो कर लो आराम से कर लो, पहले ए कर लो फिर कर लेना। बी और सी तो छोटे छोटे से है बिल्कुल। 112 ए, 340 पे लगेगा, 240 पे, 1 लाख ओवर एंड अबव 1 लाख होता है ना, 1 लाख के ऊपर है ना। अब ये चीजें याद आएंगी धीरे धीरे करके, याद हो जाएंगी ये चीजें, चिंता ना करो। 10%, 10%। तो इसका टैक्स बना आपका 24,000, ठीक है। 70,000 पे कितना बनेगा? 15%, 10,500, और बाकी 90,000 पे बनेगा 27,000। ऊपर का आप बता दो कितना आ रहा है? ऊपर का 32,500, टोटल करके 4% HEC जोड़ लेना। हाँ, 32,500 आएगा, क्योंकि 6 लाख है ना, पहले 2.5 लाख कुछ नहीं ना, क्या ले लिया, कह रहा 6 लाख है, छोड़ो 1 लाख, 20,000। हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी 6,40,000 की इनकम है, सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बताओ कितना आएगा टैक्स? HEC जोड़ के भूल गया, 19 लाख, 1,96,560, ठीक है, सही आ रहा ना? 1,96,560, भाई कह रहा 19 लाख, मैं कहा 19 लाख तो इनकम ही नहीं है, इतना टैक्स नहीं भरना भाई। पार्टनरशिप का तो डायरेक्ट हो जाएगा। 2,90,000, ठीक है, HEC जोड़ दिया था ना।
ठीक है, वही चीजें क्लियर हुई कुछ, बताओ। हाँ HEC नहीं छोड़ना, बस ये ध्यान रखना, HEC छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ खाली, सेम ऐसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखना, है ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी उससे थोड़ी। क्वेश्चन क्या है, अलग अलग केसेस है, मैं सीधा आपको केसेस लिखवा रहा हूँ और इसमें आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। सबसे पहला केस है आपका मिस्टर एक्स, जिसकी एज है आपकी 30 ईयर्स और इसकी इनकम दे रखी है आपको, इनकम है इसकी 16,07,000 रुपये। पहला केस बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा केस आपका ABC एक कंपनी है, ABC कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, और डोमेस्टिक कंपनी और इसकी इनकम दे रखी है आपको 20,12,400 और आपको टर्नओवर दे रखा है, टर्नओवर पूरा लिख दूं क्या, समझ जाओगे ना, टर्नओवर, टर्नओवर दे रखा है प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में है आपका 350 करोड़ का, हो जाएगा ना। आगे इसके बाद एक है आपका XYZ कंपनी, अभी करना अभी, नहीं तो घर पे करना घर पे, मैं तो वैसे घर के लिए आपको दे रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाएगा। ये आपकी फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी पे इनकम दे रखा है आपका 10,16,000, ये इनकम है, और इसमें भी टर्नओवर की डिटेल दे रखी है, आपको देखना है कि भाई टर्नओवर का कुछ होगा या नहीं होगा यहाँ। ये दे रखा है आपको 450 करोड़, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है, कोई मतलब नहीं है ना, वो गुमराह करने के लिए देते हैं ना बच्चे। ठीक है, आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आपका दे रखा है इनकम 6,70,300 रुपये, ठीक है, और एक लास्ट केस पार्टनरशिप फर्म का, ताकि आपके सारे रिवाइज हो जाएं। पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म की इनकम दे रखी है आपको 6,18,000, बस ये करना है। एज वाला बनाना हो मतलब, हाँ हाँ, हाँ हाँ, सबसे पहले बस एक बात ध्यान रखियो, स्टार्टिंग के 5 लाख में दिक्कत है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम देख याद कैसे करेंगे, याद करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो गया सबका, है ना। तो देखो सबसे पहले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को तो छोड़ो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। रेसिडेंट में क्या आपको नॉर्मल वाला याद है, पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख 5, फिर 5 पे 20, और फिर अबव 10 लाख 30%, ठीक है। अब ये तो हर जगह सेम ही चल रहा है ना, बस ये 5 लाख को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे 3 लाख 0 है, अगर 3 लाख 0 है तो बाकी 2 लाख पे कितना आ जाएगा, 5%। फिर यहाँ पे पूरा 5 है ना, तो अगले में तो 5 लाख पूरा ही 0 है, तो मैं अगले 5% पे तो कुछ रखूंगा ही नहीं, तो बाकी आ जाएगा 20 और 30 सीधा, यही वाला 20 और 30। हाँ, और फिर उसके बाद 10 लाख के ऊपर जो बचा सीधा 30, तो बस ये देखना 5 लाख में से कितना एग्जाम है, बाकी पे 5% है, अगर बाकी कुछ बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन की लो, ठीक है। अब देखो जी, एक बार जो हमने करा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास हमने यहीं से स्टार्ट की थी ना, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल से, ये तो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया ही है पूरा, है ना, 5 लाख तक, और इसमें HEC, और साथ में एज जब आप चेक करोगे, चेक करनी है एज कहाँ पे, प्रीवियस ईयर में या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको एज चेक करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन करा, 2 टाइप की इनकम होती है, एक नॉर्मल और एक स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम 4 है, बताओ कौन कौन सी है बिना देखे। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले कैजुअल इनकम, चलो 115 डबल बी, ठीक है, कितना रेट 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, बताना कितना है, 112 का 20%, 112 ए का 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ऊपर। और लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, कितना 15%। खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कुछ नहीं, उस पर स्लैब लगेगा अपना, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी, और इस चीज के ऊपर फिर हमने क्वेश्चन करा, और क्या मैंने बताया, असेसमेंट ईयर होता है इनकम टैक्स का जो पेमेंट का ईयर है वो, और प्रीवियस जो इनकम अर्न करने का ईयर होता है वो वाला, ठीक है। प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है बिल्कुल, असेसमेंट ईयर हो सकता है नहीं हो सकता, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। ये एज ऑफ रेसिडेंट बता दिया आपको। पर्सन में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, LLP, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब। लास्ट में 2 याद रखना, AOP और BOI। AJP जो है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट 30%। कंपनी में 2 है, डोमेस्टिक और फॉरेन। फॉरेन का क्या 40। डोमेस्टिक कंपनी 2 बंदे आएंगे, एक तो जो रजिस्टर हो रहा है वो, दूसरा डिविडेंड के ऊपर जो पेमेंट की बात है। टैक्स का रेट वैसे 25 है अगर 400 करोड़ तक टर्नओवर है सेकंड लास्ट ईयर का, नहीं तो क्या टैक्स रेट लगेगा, हमेशा 30%। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या लगाऊंगा, हमेशा 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले 10,000, 10%, अगले 10,000 20%, फिर उसके ऊपर 30%, इस हिसाब से हमारा चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। बाकी करेंगे अगली क्लास।
हाँ 23-24 काउंट होगा। कैसे? हाँ कैसे काउंट होगा? जैसे हमारा है 31 दिसंबर 2023, तो ये कौन से साल के बीच में आ रहा है? अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 के बीच में आ रहा है, तो हमारा ईयर होगा 23-24, अप्रैल से मार्च तक इस ईयर में, प्रीवियस ईयर ही होगा। हाँ 24-25 हो जाएगा, इसमें हमारे को पे करना है। 22-23 प्रीवियस ईयर हो जाता और 23-24 हमारा असेसमेंट। असेसमेंट मतलब प्रीवियस के जस्ट बाद वाला हमेशा असेसमेंट होगा। और टैक्स में हम जब भी ईयर पढ़ेंगे 1 अप्रैल से चालू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर होगा, कैलेंडर ईयर हम कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो जी, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।